अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी, या रब मेरे सीने को खोल दे। व यस्सिर ली, और आसान कर दे मेरे लिए। अमरी, मेरे काम। या जो है वो मेरे के लिए अरबी में इस्तेमाल होता है। वहलुल उक़दतम, और खोल दे। उक़द गिरा को कहते हैं। लिसानी, मेरी जुबान की। यफ़क़हू, वो सब समझ जाएं। यह कौली, मेरे कौल को। तो ये हम दुआ करते हैं काम करने से पहले। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। टेस्ट के रिगार्डिंग जो हमारा सिलसिला जो चल रहा है, जो चलेगा, उसके अंदर आप अब न्यूमेरिकल सारे तकरीबन कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं, इसमें स्टूडेंट मार खा रहे हैं कि वो क्वेश्चन को रीड ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। चैप्टर नंबर 24 की बात कर, उसको साथ नहीं पढ़ते, उसको नहीं देखते, उसको क्वेश्चन रीड करना ही नहीं आता कि इसमें इशू क्या है और बताना क्या है। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री का पूछा तो उन्होंने कहा जी कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो गांव में हो, जो फलां इलाके में भी हो, इस तरह की चीजों में भी हो, जहां पर लोग जो हैं वो काम करने वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा ना हो, कम हो। ऐसी बातें गोलमोल जो है, 4 नंबर की बजाय आपने जो है उसको 15 नंबर का क्वेश्चन समझ के उसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये जब तक आप उसको पढ़ेंगे नहीं, आप अपनी असेसमेंट नहीं करेंगे, आपको समझ नहीं आएगी। आप कह रहे जी आई एम ओके विद द न्यूमेरिकल्स, प्रैक्टिस में तो मैं बड़ा परफेक्ट हूँ, बड़ी परफेक्ट हूँ। दूसरे 10 नंबर आप वो छोड़ी जा रहे हैं जो आपको आते हैं, जो उससे भी ज्यादा आसान थे, जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं थी। तो आप बेवकूफ है ना। आसान नंबर छोड़ी जा रहे हैं, और मुश्किल जो है ना वो आपने हैंडल किया हुआ है काम। तो ये दोनों काम करने हैं, फिर 25 नंबर आपको ये वाले पूरे होंगे, ये बात ध्यान में रखिए। सबसे पहले मैं आपको टारगेट दूंगा ताकि आपका कोई इसमें इशू ना हो। और आपने मुझे डेली याद करवाया करना ताकि हम क्वेश्चंस को देखा करें। ये मैंने कहा था करके आना, आपने किया भी नहीं है। चले पहले न्यूमेरिकल देता हूँ, फिर इसको मैं डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। कल मैंने कहा था लाइट जानी बंद हो गई है, आज शुरू हो गई है। हम्म। अच्छा, ये हो गया था क्वेश्चन। ये आप बात नहीं करते, ये हो गया था क्वेश्चन। हाँ। MHA। जी ठीक। जी, तो हम बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे। नहीं जी, ये फैज एसोसिएट का आपने काम करना है। फैज एसोसिएट का आपने क्वेश्चन करना है, ये वाला। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा। जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, उसमें से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। देखें, यहाँ पर सेल और परचेज गिवन है ना, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन होगा। यहाँ एक्सपेंसेस नीचे गिवन होते हैं, वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन होंगे। सेल आपको सेल से मिल जाएगी, परचेज आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से मिल जाएगी, उसमें सैलरीज भी होगी, डिप्रिसिएशन भी होगी। तो आपने उसमें से कौन से एक्सपेंस उठाने हैं? बिजली का बिल,
राइट। सैलरीज को इग्नोर करना है, डिप्रिसिएशन को इग्नोर करना है, क्योंकि उस पर सेल्स टैक्स नहीं होता। समझ आ रही है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि यार अगर डेटा इस तरह से मिल जाए फिर भी मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, और डेटा अगर इस तरह से मिल जाए तो फिर भी मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ। उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवानी। फिर हम वो क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें अपोर्शनमेंट नहीं है। अभी तक आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अपोर्शनमेंट हो रही है। अगर अपोर्शनमेंट नहीं है तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसमें मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन है जिसके अंदर अपोर्शनमेंट नहीं है, क्योंकि कल छुट्टी है तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दूं जिसमें अपोर्शनमेंट ना हो। ये समाज एसोसिएट में ये कीजिएगा जरा। समाज एसोसिएट का इसमें जो है वो कर लीजिएगा। जी, तो समझ आ रही? समाज एसोसिएट का क्वेश्चन आपने करना है, दोनों फैज और समाज, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आप कीजिएगा। देखिए इसके अंदर आपने 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपने उसी तरह चीजों को बड़ी तसल्ली के साथ, ये इस बैग का हिस्सा है। देखें सोचने का अंदाज, स्टूडेंट जो मार खा रहा है कि सर कभी आप इसको यहाँ पर ऐड करते हैं, कभी माइनस करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, तरीका एक ही है इसका। तो स्टाइल क्या है आपका सोचने का कि भाई ये जो आउटपुट का बैग है उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले इस बैग में ये चीज पड़ी हुई है, क्या ठीक पड़ी हुई है? जी ठीक पड़ी हुई है। अमाउंट ठीक है जी, ठीक है, नो इशू, कोई ट्रीटमेंट उस लाइन का नहीं होगा। दूसरा, इस बैग में ये चीज पड़ी हुई है, पड़ी हुई होनी चाहिए लेकिन गलत अमाउंट है, उसको बाहर निकालना है, उसको ठीक करें, उसके पेज कसे ठीक करके उसको दोबारा उसमें, तो जो गलत है उसको निकालें, जो सही है उसको उसमें ऐड कर दें। समझ आ गई बात की? एक चीज है उस बैग में है ही नहीं, बाहर पड़ी हुई है, एग्जामिनर नहीं बता रहा कि इंक्लूड है, पता चल रहा है कि उसमें शामिल। फिर क्या सोचना है? उसको उस बैग में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए तो उसको उसमें ऐड कर दें, उस बैग में नहीं जाना चाहिए, इग्नोर कर दें। जब इस पॉइंट व्यू से आप सोचना शुरू करेंगे तो आपके मसाइल इस लेवल पे भी और फाइनल के ऊपर भी हल हो जाएंगे। आपके मसाइल हल, इज इट क्लियर? तो इससे अब चलते हैं हम थ्योरी के क्वेश्चन के ऊपर, इससे पहले कि हम आगे मूव करें। ये देखिएगा, थ्योरी के क्वेश्चन में सांप ढूंढने होते हैं, यूनिफेस सांप है, सांप है वो, या बाय डायरेक्शनल है, इसके दो मुंह हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन है जी सितंबर 2022 का, 21 का है। रिक्वायरमेंट निश्ता, कोई 8 नंबर का क्वेश्चन है, रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्ट्स कितने हैं? 8, 8 हिस्से हैं, 8 ही नंबर का है, इसका मतलब है कि एक का 1 नंबर। पूरी प्लानिंग विजन सेट करने के बाद ये काम किया जाएगा। फाइन, ओके, डन हो गया। अब हमने ढूंढना है सांप, मेजर गिवन नहीं है, सारे ही सांप है छोटे छोटे। अब इसको देखें, रिक्वायरमेंट को पढ़े। मैंने कहा अगर सांप जमीन पे नहीं होगा तो छत पे होगा, इस सवाल में जमीन पे सांप नहीं है। अब छत की तरफ देखेंगे, वो ये एरिया है, इसके आगे नीचे 8 बच्चे हैं, एक मेजर, इसकी अम्मी ऊपर है, अब्बू ऊपर है, बाकी सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं। अब देखिए सांप बताएं शुरू कहाँ से हो रहा है? इन द लाइट ऑफ प्रोविजन, कहता है जी सेल्स टैक्स पर लाइट मारे, रूल्स के ऊपर भी,
कहाँ से शुरू हो रहा है ये साउंड? शाबाश, यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक चल रहा है। इसका मुंह ढूंढे। ब्रीफली एक्सप्लेन एज टू द चार्जेबिलिटी एडजस्टमेंट ऑफ सेल्स टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट मैटर्स। मुंह देख के नहीं बैठ जाना, पूरा सांप देखना है, सांप पूरा देखना है, लेकिन उसका मुंह ढूंढना है, उसमें से मुंह कौन सा है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये इसका मुंह है, क्यों ये ठीक है? क्या ये आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन करें? हाँ जी, एडजस्टमेंट को पूछा जा रहा है। ये असल में ये चीज थी जो वो मांग रहा है, और उसको इस बी को एक्सप्लेन कैसे करना है, ऐसे। ये कह रहा है ये बताओ और ऐसे बताओ, ये बताओ बी के, यानी चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी से मुराद होगी हमारी कि टैक्स लगना है या नहीं लगना, और लगना है तो कैसे लगना है, और एडजस्टमेंट इनपुट की जो आपने लेनी है उसकी वो कैसे होगी। तो पहले फैसला करना है कि इसका इशू क्या है, फिर उसको आगे एक्सप्लेन करना है। फ्री प्रोविजन ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू द कंपनी सीईओ एज पर द टर्म ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। पहले पढ़े है बात क्या हुई है। फ्री प्रोविजन के मुराद क्या है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उसकी जॉब के तौर के ऊपर उसको कुछ चीजें दे दी गई हैं, गिफ्ट समझने जो भी है उसको दे दी गई है, एज अ सैलरी के तौर पे दे दी गई है। अगर आप इशू नहीं ना आइडेंटिफाई कर सके, जवाब क्या देना है पहले? पहले सवाल सोचें, जवाब क्या मांगा गया आपसे, सांप का मुंह क्या था? चार्जेबिलिटी और एडजस्टमेंट। ये चीज, इस चीज को पढ़ के आपका रुझान जो है वो आउटपुट की तरफ जा रहा है या इनपुट की तरफ? चीजें निकली है ना, खर्चा तो नहीं हो रहा, आ तो नहीं ना। तो पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे से आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है। चीजें आउट हुई है, सैंपल आउट हुआ है, वारंटी में चीजें आउट हुई है, राइट। मैंने एक्सपोर्ट की हैं, चीजें आउट हुई हैं, चीजें डैमेज हुई हैं, आउट हुई हैं। मैंने किसी को कर्जा देना था, चीजें दे दी हैं, आउट हुई हैं, तो आउटपुट की तरफ आपका ध्यान जाएगा। तो अब ये जो चीजें दी गई हैं, इसमें से सवाल ढूंढे। ये ऐसे सांप हैं जिनका नॉर्मली मुंह नजर नहीं आ रहा। यहां से आप कहेंगे सर बड़ी अच्छी बात है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चीजें दे दी गई हैं, व्हाट्स रॉन्ग, इसमें गलत क्या है? वो पूछ रहा है करना क्या है, वो पूछ रहा है करना क्या है, मैं करूं क्या इसका। हाँ, ट्रीटमेंट बताएं इसका। क्या होगा अगर आप अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चीजें प्रोवाइड कर देंगे तो? सप्लाई होगी, सेल्स टैक्स चार्ज है। भाई जब आपने कह दिया सप्लाई होगी, तो सेल्स टैक्स भी चार्ज होगा। मैंने कब कहा गिफ्ट में सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा? मैंने कब कहा सैंपल में सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा? मैंने कब कहा ड्राइंग्स पे सेल्स टैक्स चार्ज नहीं होगा? होगा, राइट। तो हम इसका जवाब क्या देंगे? द गुड सप्लाइड टू द सीईओ comes under the definition of supply, hence sales tax shall be charged, sales tax shall be। फिर आपको हाँ, वो कहेगा हाँ जो देखें, आप जब तक इस चीज को अपने आप को इक्विप नहीं करेंगे ना सवाल को पढ़ने के ऊपर, वरना आप कहेंगे यार इसमें बुरी बात कौन सी है, फिर आप ना सीए में आगे जाकर भी अपने आप को मसाइल में ही रखेंगे। जी बताइएगा, समझ आई इसकी कि नहीं? जब तक आप सवाल घर जाके खुद नहीं ना पढ़ने की आदत डालेंगे, तो ये ऐसे ही आप बुरे बुरे मुंह बनाते रहेंगे, क्लास में बैठ के भी और बाद में भी और एग्जाम में भी। फ्री रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स इन केस ऑफ टैक्सेबल गुड्स सोल्ड अंडर वारंटी। आउटपुट की बात हो रही है, इनपुट की?
चीजें आ रही है जा रही है, भाई जा रही है आ रही है, आउटपुट की बात हो रही है, चार्जेबिलिटी का पूछ रहा है हमसे। भाई सिर्फ बताएंगे नहीं होगी, ये तो कोई बात ना हुई जी, मैं नहीं तुमसे बोलती जाऊँ, कोई वजह तो बताओ ना भी क्या मसला है, वजह बतानी है मेरी जान। हाँ आप इसकी वजह एक्सप्लेन करना है। द गुड्स सप्लाइड अंडर वारंटी shall not constitute a supply, hence no sales tax is payable, hence no sales tax is payable, एग्जाम्प्ट नहीं है, सेल्स टैक्स पेएबल नहीं है। पेमेंट ऑफ मशीन फ्यूल, पेमेंट की है, कब करते हो, एक्सपेंस के ऊपर या सेल के ऊपर, तो किस तरफ जा रहा है रुझान, इनपुट के ऊपर, शाबाश डिसाइड हो गया, अब मैंने उसके ऊपर सोचना है। With payment of machine fuel by one of the director using his own credit card, the machine is used to manufacture taxable goods. वजह वजह एक्सप्लेन करें ना भाई, एक्सप्लेन करें। ये लिखेंगे कि पर्सनल क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट की जाएगी इज नॉट अलाउड। हाँ देखिए शाबाश, बोला जरूर करें, मुझे पता चलेगा कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। आप खामोश रहेंगे ना तो मुझे बिल्कुल नहीं समझ आएगी कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए यहाँ पर पेमेंट का आपको सोचना चाहिए, पेमेंट गलत तरीके से की गई है, इसका जवाब ये होना चाहिए, द पेमेंट अगेंस्ट द परचेज ऑफ गुड्स एंड एसेट्स मस्ट बी मेड थ्रू प्रॉपर बैंकिंग चैनल। The payment is not made through a proper banking channel. Hence, the input tax paid on the fixed asset is not allowed. ठीक है, hence नहीं बेटा, क्यों जाया हो गया ना, आपने गलत चैनल से आपने पेमेंट कर दी, जाया नहीं हुआ, रिफंड नहीं होगा, आपने पेमेंट गलत कर दी है। आपको चीजें पढ़ाई थी ना, सेक्शन 73 क्या कहता है कि अगर आपने पेमेंट गलत चैनल से कर दी तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, जाया हो जाएगा, तो ये बात आप यहाँ बताएं। Taxable goods sold on installment to a customer at a price inclusive of markup, इनपुट की बात हो रही है आउटपुट की, आउटपुट की। क्या आपको इशू, देखें इंफॉर्मेशन तो है, इशू क्या नजर आ रहा है इसमें, फोकस कहां जा रहा है, मार्कअप। यहां वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात की जा रही है, यहां किसकी बात की जा रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई की। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। समझ आ रही, यहाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई की मेरा बेटा बात की जा रही है, और यहाँ पर ये था असल में इशू कि क्या उस प्राइस के अंदर मार्कअप को शामिल करना है या नहीं करना। देखिए ऐसे भी सवाल हैं जो सवाल नहीं है, जवाब लग रहा है इंफॉर्मेशन, लेकिन खुद सवाल। इस चीज की प्रैक्टिस करना सीखे कि इंफॉर्मेशन गिवन हो तो उससे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम क्या है, ये है प्रोफेशनलिज्म। ये चीज आपने सीख ली ना, आधा सीए आपका हो जाएगा, यकीन करें। समझ आ गई ना, ये हो जाएगा, ये आधा नोट है। तो यहां क्या बताएंगे, द वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड अंडर इंस्टॉलमेंट shall not include the markup as there is no sales tax on the interest, right? So the sales tax shall be paid on the value exclusive of markup, ये बताएंगे। और अगर किसी बंदे ने यहां पर कह दिया कि जो चीजें इंस्टॉलमेंट में बेची जाती हैं उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो होता है जिस मंथ में किया जाता है, तो उसका आंसर गलत होगा। उसने हायर परचेज का जवाब देना शुरू कर दिया, टाइम ऑफ सप्लाई की तरफ रुझान चला गया। एडवांस पेमेंट रिसीव्ड अगेंस्ट, किस चीज की बात हो रही है, एडवांस पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इनपुट है आउटपुट है, आउटपुट है ना बेटा, सेल हो रही है।
टू बी सप्लाइड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में गुड्स सप्लाई की जाएगी। क्या पूछा जा रहा है आपको? डेफिनेशन किस तरफ रुझान जा रहा है, किस डेफिनेशन की तरफ ध्यान जा रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको बताएंगे द सप्लाई फॉर द गुड्स, द सप्लाई द गुड्स दैट शैल बी supplied in the next month will be treated as the time of supply. However, the month in which advance is received shall not constitute the time of supply. Understand? So this is the output for the next month. ये अगले महीने का इनपुट है, आउटपुट है, इस महीने का आउटपुट नहीं है। एग्जाम लिखेगा यस। लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्री। लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री, बताएं। आउटपुट है। क्या जवाब देंगे, इसका आंसर बताएं। कॉटेज इंडस्ट्री के अगर आपने सप्लाई की है तो इनपुट नहीं मिलेगा। कॉटेज इंडस्ट्री ने सप्लाई की, आपको सप्लाई की है या कॉटेज इंडस्ट्री ने सप्लाई की? ने सप्लाई की, आपको इसका इनपुट नहीं मिलेगा। और कॉटेज इंडस्ट्री के लिए क्या होगा? ये आपने कैसे फैसला कर लिया कि ये आप हैं जिनको गुड्स बेची गई हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है? बाय या कॉटेज इंडस्ट्री है ना। तो मैं अगर ये अंग्रेजी करूं कि कॉटेज इंडस्ट्री ने गुड्स को सप्लाई किया, तो अंग्रेजी गलत होगी। पैसिव टेंस है ना, पैसिव वाइज, कि लोकल सप्लाईज ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री। लोकल सप्लाईज, ठीक है। यहां सोल्ड का लफ्ज आ रहा है कहीं? सप्लाई कॉटेज इंडस्ट्री भी कर सकती है और मैं भी ले सकता हूं। ये मैन्युफैक्चर्ड की है कॉटेज इंडस्ट्री ने। अंग्रेजी खराब है ना आपकी। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कॉटेज इंडस्ट्री है। इसके दोनों डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी। हम बताएंगे द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आर, कॉटेज इंडस्ट्री अगर कुछ चीजें बना लेगी तो वो एग्जेम्प्ट होती है। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड अगेंस्ट एग्जेम्प्ट गुड्स। पूरी बात मुकम्मल हो जाएगी। कॉटेज इंडस्ट्री जो चीजें बनाएंगी वो एग्जेम्प्ट होती हैं, बेशक वो टैक्सेबल हो, वो टैक्सेबल अब नहीं गिनी जाएंगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। मटेरियल परचेज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग, मिलेगा नहीं मिलेगा? एंड कंज्यूमर का लफ्ज ना लिखा करें, क्योंकि वो सही नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए है। आप इसका बताएंगे द ऑफिस मटेरियल फॉर ऑफिस बिल्डिंग कम्स अंडर द नेगेटिव लिस्ट। वो नेगेटिव लिस्ट थी क्रॉकरी, गिफ्ट, डायरीज, ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस इक्विपमेंट ही लिस्ट। उसका रेफरेंस देंगे आप कि ये ऑफिस बिल्डिंग जो है वो नेगेटिव लिस्ट में आ रहा है, हेंस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अलाउड। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर परचेज फॉर रिटेल आउटलेट, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, यस, इसके ऊपर हमें मिलेगा। द इनपुट टैक्स इज अलाउड ऑन फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, ये हमें मिलेगा। ठीक है जी। ये कर लिया था ना हमने। अच्छा जी, अब चलते हैं हमने अपने इशू के ऊपर, जो हमारा मेन दो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसके। ये वाला करना है आपने असाइनमेंट में, ठीक है। और इसमें दो तीन क्वेश्चन और आपने फाइंड करने हैं थ्योरी में। तो 24-25 दोनों को पैरेलल लेके चलना है आपने। ओके, अब चलते हैं हम अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर। ये था जी हमारा इशू। ये जरा इसको देखिए जरा जी। इनका भी एक क्वेश्चन है कि हम कोई सप्लाई है
लेकिन उसको सेल में हम कंसिडर नहीं करेंगे। जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसको हम कंसिडर नहीं करते। उसकी एक बहुत बड़ी अजम्पशन ये होती है कि आप उस कारोबार में डील नहीं कर रहे। ये बात जहन में रखनी है आपने, आपका सवाल बड़ा वैलिड है। गिफ्ट, वो वाला गिफ्ट, मिसाल के तौर पे मैं बाजार गया और मैंने कुछ चीज बाय की और किसी को गिफ्ट कर दी, ये सेल्स टैक्स में नहीं आता, इसको सप्लाई नहीं कहते। लेकिन ये है कि मैं कारोबार करता हूँ थर्मास का, ये बॉटल्स है मैं बेचता हूँ और यही मैं किसी को गिफ्ट कर देता हूँ, ये वो चीज नहीं है। इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई। मैं किसी को सैंपल दे देता हूँ कि यार ये तो चेक करो, ये बेशक एक ही बॉटल है, चलो तुम चेक करो, लॉ कहता है ये भी सप्लाई है। मैं किसी को बेच देता हूँ उधार के ऊपर, ये भी सप्लाई है। मेरे को पैसे मार लेता, लॉ कहता है मुझे कोई मसला नहीं, मुझे टैक्स चाहिए इसके ऊपर। सही है, ये इन दोनों में ये फर्क है। ओके जी, चलते हैं। हमारी डेफिनेशन काफी दिनों से फंसी हुई है, इनको जरा निकालना है। हाँ जी, टाइम ऑफ सप्लाई, ये वाला ले जी। टाइम ऑफ सप्लाई में हमारे पास क्या चीज मौजूद है, इसको हमें डिस्कस करना है। This definition is very important as it is determines to as to when the sales tax incidence arises। ये पेपर में बात बिल्कुल नहीं लिखी, ये बात पेपर में इस मसलन जो चीज भी पेपर में आएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे पूछे जनाब कॉटेज इंडस्ट्री को डिफाइन करें, आप कहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरर, आई वुड लाइक टू डिफाइन एज। ये बात बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ बेटा आपको समझाने के लिए बात होती है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात यहां से शुरू हो रही है। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम से मुराद ये है मंथ, किस महीने में इसका इनपुट और आउटपुट राइज होगा, ये बात की जा रही। कहता है जी नॉर्मल हालात के अंदर द टाइम एट एट विच गुड्स आर डिलीवर्ड और मेड अवेलेबल टू द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। आज हमने अभी बात की, ठीक है। अगर आपने एडवांस में पेमेंट कर दी है दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ सप्लाई। आपने एडवांस में पेमेंट रिसीव कर लिया दिस इज नॉट द टाइम ऑफ, ये भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं है, ये बात याद रखें। या तो आपने किसी को पेमेंट कर दी और उसने कहा कि भाई गुड्स जो है वो तैयार हैं आप ले जाओ, मैंने कहा अगले महीने भिजवा देना, गुड्स तैयार हैं, इस महीने की सप्लाई हो गई। मैंने किसी को पेमेंट नहीं की, उसने मुझे कह दिया कि जनाब योर गुड्स आर अवेलेबल, आप जब चाहें इसको ले जाएं, तो वो मेरा सप्लाई का महीना गिना जाएगा। राइट, ये चीजें जो हायर परचेज एग्रीमेंट में किस्तों पे अगर चीजें दी जाएंगी तो ऑब्वियसली पेमेंट आपको बिट्स एंड पीसेस में आ रही होती है, 12 माह में किस्तों में पैसे आते हैं। तो किस महीने सप्लाई ली जाएगी, जिस महीने आप एग्रीमेंट करेंगे, जिस महीने आप एग्रीमेंट करेंगे उसी महीने वो आपकी आउटपुट बन जाएगी, जिसने परचेज की है उसकी इनपुट बन जाएगी। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ये क्या चीज इसमें होगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई is the consideration in the money including all federal and provincial duties not taxes, not taxes which the suppliers receive in respect of supply excluding the amount of sales tax को निकाल के। ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अगर मैं कहूँ भी मेरी 1,18,000 रुपए की सप्लाई है, इसमें सेल्स टैक्स शामिल है, तो टैक्स कैलकुलेट करो तो क्या करते हैं आप, 0.18 डिवाइडेड बाई 1.18। ठीक है, तो उसको निकाल के ये काम करते हैं। एफबीआर चाहे तो किसी की सप्लाई फिक्स कर सकता है, उसकी वैल्यू फिक्स भी कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपने हाईलाइट करना है कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या इशू है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है। स्पेलिंग का सबसे पहले, डिस्काउंट के स्पेलिंग सेम होते हैं, वो कैश और वो जी। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में क्या फर्क होता है।
बार गेन, जिसको बार गेनिंग जो होती है, इतने की बाव ताव जो करते हैं, ये अलाउ है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। क्या है? कंडीशन। अलाउ होने से क्या मुराद हुई? जैसे ही मैंने कहा सेल्स टैक्स अलाउ है, तो फौरन आपके जहन में क्या आया? मैंने 1 लाख रुपए की चीज थी, मैंने मेरे साथ नेगोशिएट हुआ और मैंने कहा यार एक 80,000 रुपए की ले जाओ। तो इससे जहन में क्या चीज आ रही है? मैंने चीज बेची है, 1 लाख की चीज मैंने 80,000 की बेच दी, आपके जहन में क्या आया? आपके जहन में अच्छी चीज के अलावा हर चीज आ रही है। भाई हमने एग्जाम में देखना होता है कि मेरी सेल हुई है, उसमें से टैक्स कितना लेना है। शुरू में बात बता चुका हूं कि जो भी चीज आएगी न्यूमेरिकल के लिए, उसमें से हमने क्या फाइंड करना होता है, या आउटपुट होगा या इनपुट होगा, ये दो ही गेम होती है। मैंने आपको कहा 1 लाख की चीज मैंने 80,000 रुपये में बेच दी है, 20% डिस्काउंट पे बेच दी है। आपके जहन में क्या आना चाहिए कि मैंने 18% किस पे लेना है? 80,000 पे लेना है या 1 लाख पे लेना है? अब समझ आइए। क्लियर? इसकी डायरेक्शन आपने वो मूव करनी है। एक होता है कैश डिस्काउंट, वो क्या होता है? एट द टाइम ऑफ। यानी मैंने कहा 80,000 की चीज है, और मैंने इसको जब पैसे दिए, मैंने कहा यार 5 मैं और ले लेता हूँ, जेब में रख लेता हूँ। ये इसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। सर हम पेमेंट जल्दी करने पे हाँ, पेमेंट। ये कैश डिस्काउंट कहलाते हैं कि मेरा डिसाइड हो चुका हुआ था 80,000, लेकिन उन्हें 3 माह बाद देने थे, वो जल्दी आ गया। अर्ली उसने मुझे कहा कि यार मैं आपको जो है वो जल्दी पेमेंट आज ही पेमेंट कर देता हूँ, 1 महीने बाद। मैं कहता चलो 60 दे दो। ये कैश डिस्काउंट है, ये कुफर है। सेल्स टैक्स में कैश डिस्काउंट कुफर है, इनकार करना है आपने इसका। शैतानी सोच है ये। अगर कैश डिस्काउंट एग्जाम में गिवन हो तो आपने उसको कंसिडर, समझ आ गई है कि आपने कंसिडर। अब 3 अमाउंट्स मैंने आपके सामने बोली है, 1,80,000 और 60,000। एग्जामिनर कहे जनाब 1 लाख की चीज थी, 80,000 रुपये में बेच दी गई, जबकि हमने जल्दी पेमेंट की वजह से हमें 60,000 मिल गया। तीनों में से किस पे 18% देंगे? ऐसे नहीं होती बात। इसकी एक कंडीशन देखनी पड़ेगी। कैश डिस्काउंट को तो लेना ही नहीं ना, इसको तो निकाल देना है, कंडीशन हो या ना हो। कुरान पे हाथ रख के भी कहे कि जी मैंने ये किया हुआ है, आपने उसको इग्नोर करना। अब आते हैं डिस्काउंट के ऊपर, कि जो ट्रेड डिस्काउंट के साथ दो कंडीशन लॉ ने लगाई हैं। अगर कंडीशन नहीं गिवन होगी तो हम ले लेंगे, अगर कंडीशन लिखी हुई तो फिर उसको कंसिडर करेंगे, अगर वायोलेशन हुई किसी एक कंडीशन की भी तो इग्नोर कर दिया जाएगा। अब चलते हैं उसके ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट शैल बी एक्सक्लूडेड, यानी समझे कि 80,000 पे हम टैक्स लेंगे, यस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। द ये दो अल्फाज हैं, इसको सब्जेक्ट टू द कंडीशन भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट, दोनों लफ्ज आप अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन या प्रोवाइडेड दैट, दोनों का मतलब एक ही है। द टैक्स इनवाइस शोज द डिस्काउंटेड प्राइस, इनवाइस के ऊपर लिखा होगा आपने कि इतने की चीज थी, मैं आपको इतने की दे रहा हूं। सही है? एंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज कंफर्मेटिव विद द नॉर्मल बिजनेस प्रैक्टिस। आपके बिजनेस में ऐसी चीजें नॉर्मली चलती हैं, स्पेशल डिस्काउंट यही, ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो हम उसको डिस्काउंटेड प्राइस पे उसका टैक्स लेंगे। राइट, वर्किंग टू में भी और क्वेश्चन में भी, दोनों जगहों पे। बात का स्टूडेंट पूछता है सर अपोर्शनमेंट करते हुए डिस्काउंट लेना नहीं लेना? भाई वो जो वैल्यू आप अपोर्शन ऊपर लेंगे वर्किंग टू में, वही आउटपुट में भी लेकर जाएंगे, दोनों वैल्यू सेम हो। अगर इन दोनों में से एक या दोनों ना हो तो फिर 1 लाख पूरे पे 18। जी, फिर 1 लाख पे होगा। मसलन वो कहता है जी ये डिस्काउंट नॉर्मल है, लेकिन इनवाइस पे लिखना वो भूल गए हैं, तो फिर 1 लाख पे टैक्स होगा। वो कहता है इनवाइस पे लिखा हुआ है लेकिन ये बिजनेस प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी 1 लाख पे ही टैक्स होगा। ओके। ले जी,
बाकी हालात में डिस्काउंट के अलावा नॉर्मल केस में कंसिडरेशन इन मनी इंक्लूडिंग ऑल फेडरल एंड प्रोविंशियल ड्यूटी विच द सप्लायर ऑलरेडी भर चुके हुए हैं, मार्कअप को इग्नोर करेंगे। अगर आप पेमेंट जो है वो इन काइंड कर रहे हैं पैसों के अलावा, उसका क्या तरीकेकार है, जो ओपन मार्केट प्राइस है उसको कंसिडर किया जाएगा। चीज देने वाली या लेने वाली, जो आप चीज दे रहे हैं, मेरा ख्याल है जो आप चीज बेच रहे हैं ना, उसकी मार्केट प्राइस ली जाएगी। समझ आ रही है ना, कि जो चीज आप दे रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस को आप कंसिडर करेंगे कि वो कितने की। क्लियर होगी बात। ज्यादातर डिस्काउंट आपको एग्जाम में मिलेगा, ज्यादातर डिस्काउंट आपको मिलेगा या इंक्लूसिव मिलेगा। अगर किस्तें इंस्टॉलमेंट में बेची जाए तो फिर क्या होगा, मार्कअप नहीं लेंगे। सिंपल, अभी देखा भी हमने। एसोसिएटेड पर्सन के दरमियान में अगर डील हो, यानी एक एक है कंपनी अब्बू की, राइट, और एक कंपनी है अम्मी की। दो कंपनियां हैं, अब्बू लिमिटेड एंड अम्मी प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों आपस में डील करते हैं, दोनों एसोसिएट हैं, राइट, आपके साथ नहीं, एक दूसरे के साथ। तो फिर क्या होगा, वैल्यू इन द नॉर्मल केस और ओपन मार्केट प्राइस विच एवर इज, ये भी एग्जाम में आ चुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली ये लोग आपस में मिलकर टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उसको लिया जाएगा। थर्ड शेड्यूल में डिस्काउंट लिया ही नहीं जाएगा, ये बात बार बार हम कर चुके हुए हैं। एक होती है सेल प्राइस, एक होती है रिटेल प्राइस, एक होती है फेयर मार्केट वैल्यू। क्या लेंगे अगर रिटेल गुड्स होंगी तो, इंपोर्टर के लिए रिटेल प्राइस, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिटेल प्राइस, होलसेलर के लिए रिटेल प्राइस, मैन्युफैक्चरर के लिए सेल के ऊपर, रिटेलर के लिए रिटेल प्राइस। आप बेचेंगे भी रिटेल प्राइस पे, खरीदेंगे भी रिटेल प्राइस। देखिए, एक्चुअल प्राइस आपने वो नहीं दी हुई। लॉ कहता मुझे इससे कोई गर्ज, ये बात गौर से सुननी है, ये बात गौर से सुननी है। आप कहते हैं कि एक चीज की प्राइस जो है वो 1000 है, रिटेल प्राइस इसकी 1500 रुपया है। कितनी है, 1500 रुपया। दूसरे बंदे ने जो चीज आगे सेल की है उसकी सेल प्राइस है नहीं, रिटेल प्राइस तो ज्यादा होनी चाहिए, रिटेल प्राइस है 2000, सेल प्राइस है 1500। यानी जो चीज फाइनल कंज्यूमर को बिकनी है वो है 2000 रुपए की, और मैंने जो है वो बेची कितने की है, 1500 की। नेक्स्ट जो शख्स है उसने बेच दी है 1700 की, और आखिरी शख्स ने जो बेची है उसकी सेल प्राइस है 2000 रुपया। तीन लोगों ने, तो ए ने बी को बेची, बी ने सी को, और सी ने आगे एंड कंज्यूमर को बेच दी। इन तीनों के लिए आउटपुट 2000 का, इनपुट 2000 का, ए के लिए भी, बी के लिए भी, और सी के लिए भी। समझ आइए। आपको एग्जाम में ये दो प्राइस मिसाल के तौर पे गिवन है। वो कहता है कि शैम्पू उसने बेची है 1500 की, जबकि इसकी रिटेल प्राइस कितनी है, 2000 रुपए की। क्या करेंगे, 2000 लेंगे। वो कहता है जी इसकी सेल प्राइस 1700 रुपया है, जबकि इसकी रिटेल प्राइस 2000 रुपया है, 2000 लेंगे। वो कहता है एक चीज मैंने परचेज की है 1700 की, जबकि रिटेल प्राइस है 2000 की, इनपुट किस पे लेंगे, 2000। वो कहता है जी रिटेल प्राइस है इसकी 2000, मैंने बेची है 2000 पे, 2000 ही लेंगे। कोई नोट के नंबर थे ना नीचे चेक करने के, नोट कौन से हैं, नंबर कौन से हैं, ऐसा काम तो चले। मैं कहता हूं जी फर्नीचर मैंने सेल किया 1500 रुपए का, जबकि इसकी रिटेल प्राइस 2000 रुपया थी, वैल्यू ऑफ सप्लाई बताएं। 2000 पे लेंगे, 1500 पे लेंगे। क्या ये रिटेल गुड्स है फर्नीचर, तो फिर कैसे आपने मुंह उठा के 2000 के लिया। भाई ये रिटेल गुड्स के लिए सिर्फ फार्मूला लगना है। रिटेल गुड्स का डिस्काउंट प्राइस लिखी हो, बिजनेस की नॉर्मल प्रैक्टिस हो, इग्नोर करना है। रिटेल गुड्स के केस में ना कैश डिस्काउंट अलाउ है, ना आपको ट्रेड डिस्काउंट अलाउ है।
तोड़ूंगा नहीं सर आपको, जो आप हरकतें कर रहे हैं। हाँ जी, कोई मसला है, घूर रहे हैं भाई, बताएं यस नो, फिर आगे चलो ना। भाई आपने चीज खा ली है, पैसे दें, बताएं कि भी आप मुंह देखी जा रहे हैं। इट्स ओके। चलो, if there is a reason to believe that the value is under declare fair market value, manufacture of goods belonging to another person, टॉल मैन्युफैक्चरर जो है, जो सर्विसेज है उसकी, ठीक है, एक्चुअल जो कंसिडरेशन ले रहा है उसी पे सेल्स टैक्स लेगा। मेरे से कोई कहता है जनाब ये बॉटल है तो इसको आप कलर कर दें, ये बॉटल है फॉर एग्जाम्पल 3,000 रुपए की, मैं उसे कहता हूँ मैं 200 रुपया लूंगा, तो मैं सेल्स टैक्स जो है वो 3,000 पे लूंगा या 200 रुपए पे? 200 रुपए के, जो मेरे चार्जेस हैं उसके ऊपर चार्ज करूंगा। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर और वापडा, ये सप्लाई देंगे तो एनर्जी प्राइस ओनली, सारे के ऊपर टैक्स चार्ज। और अगर लेस्को और आईएसओ करेंगे, देखिए ये जो दोनों इश्यूज है ना, इन दोनों के इश्यूज के ऊपर जो है नॉर्मली क्वेश्चन में वो सेल्स टैक्स की वैल्यू दे देता है, आपसे कैलकुलेट नहीं करवाता, क्योंकि इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। लेकिन याद होना चाहिए, अगर लेस्को कैस्को आईएसको करेंगे तो वो टोटल बिल के ऊपर चार्ज करेंगे, बस ये बात याद रखिए। यानी हमें जब मिलेगी ना प्राइस वो टोटल बिल पे होगी, लेकिन ये एक दूसरे को आगे सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सिर्फ एनर्जी प्राइस पे होगी। ये देखें एक्सक्लूड कर रहा है इसमें से, कहता है ये चीजें इसमें शामिल नहीं होगी। अगर आपने यूज की हुई गाड़ी आगे बेची है तो उसमें क्या होता है, ये इन्होंने नई चीज ऐड की है, जो मिसाल के तौर के ऊपर 5 मिलियन की गाड़ी थी यूज्ड, मैंने वो बेच दी है 6 मिलियन की, तो मुझे सेल्स टैक्स किस पे देना है? 1 मिलियन के ऊपर। ये डिफरेंट चीज है, बस एक दफा याद कर लीजिएगा, उम्मीद नहीं है कि एग्जाम में आपको देगा। लेकिन वैसे भी आपको पता है व्हीकल के ऊपर आपको इनपुट टैक्स अलाउ ही नहीं होता। होलसेल कौन होता है? जो होलसेल पे डील करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारा एक डिफरेंट जो है ना वो चीजें शुरू होती हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। ये हमारा तकरीबन एक हिस्सा चार्जेबिलिटी का खत्म हो गया। किसको रजिस्टर होना है कब, जो है ना वो कब की तो बात नहीं, अब कब की बात आएगी। कैसे इनपुट मिलेगा, कैसे आउटपुट मिलेगा, पेमेंट कैसे करेंगे, रिसीव कैसे करेंगे, वैल्यू क्या होगी, टाइम क्या होगा, सप्लाई किसको कहेंगे, गुड्स किसको कहेंगे, ये हमारा, अब हम लैंडिंग कर रहे हैं। अब जहाज लैंडिंग पे आ गया है, आपको अनाउंसमेंट कर दी गई प्लीज फैसन योर सीट बेल्ट, राइट। हम इतनी देर में अब समझे सेल्स टैक्स हमारा, इसके अंदर इश्यूज क्या है, कैसे रजिस्टर होना है, राइट, कैसे डी रजिस्टर होना है। इसके अंदर इसकी दो ऑप्शन होती है, एक है वॉलंटरली, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, खुद जाए और कहे जी मुझे रजिस्टर कर दे। एक होता है धक्के से लेके आना, जिसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कहते हैं, पकड़ के लेके आना, आओ भाई बैठो इधर, तुम्हें ये काम करना है। बचपन में ना बच्चों को ये चीज खिलाई जाती है, मैंने देखा है कि माँ सिरेलैक खिला रही होती है, उसका मुंह भी लिबड़ा होता है, वो फूक भी रहा होता है, उसके फिर मुंह में चमचा दी जा रही होती है। ये होता है कंपलसरी ईटिंग, वो नहीं भी खा रहा उसको खिलाई जा रही है। एक होता है वॉलंटरी ईटिंग, जो आप खाते हैं, ये चीज है। इसी तरह, अच्छा जब ये जबरदस्ती काम किया जाता है ना, इससे पहले एक स्टेप होता है, इस तरह डी रजिस्ट्रेशन भी होती है कि आप खुद सेल्स टैक्स से डी रजिस्टर होना चाह रहे हैं। एक होता है कंपलसरी ब्लैक लिस्टिंग, आप नहीं चाह रहे लेकिन आपको किक आउट किया जाता है दबाव होने से। समझ आ रही है, ये चीजें। फिर इसके बाद अगला मॉड्यूल है कि एक टैक्स पेयर को कौन से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, कब करने हैं, अगर डिपार्टमेंट उसके साथ ज्यादती करे, सॉरी, तो उसको अपील कहाँ करेगा, अगर किसी ने इंफॉर्मेशन दी है उसका ऑडिट कैसे होगा, असेसमेंट कैसे होगी, ये चीजें अब यहाँ पर आ रही। अक्सर इनमें से एग्जामिनर जब थ्योरी का क्वेश्चन बनाता है ना,
तो एक हिस्सा यहां से उठाता है और एक ऊपर से उठा लेता है और साथ न्यूमेरिकल बना देता है। राइट। मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने माँ बाप के सगे बच्चे हैं, राइट, अगर सुतेले हैं, फिर भी ये नहीं कि मैं सुतेला हूं, मैंने नहीं पढ़ना, किसी के तो सगे हैं ना, वल्दुल हलाल है, तो आपने इसको पढ़ लीजिएगा एक दफा। ना भी समझ आए पूरा पढ़ लीजिएगा, स्पीड थोड़ी सी तेज हो जाएगी। देखिए जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे ना उतनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा अच्छे तरीके से। देखे ना, मैंने तो गाड़ी चलानी है, एक बच्चा कभी जनाब वो कभी नीचे उतरता, कभी करता जनाब मुझे छू छू करना है, मुझे कभी उतारा है, कभी ऊपर आ रहा है, कभी नहीं, मेरी गाड़ी को स्लो करी जा रहा है। मैंने तो अपने सफर पे पहुंचना है ना, मैंने तो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो जितना आप एक्टिव होंगे, आप मुझे कहेंगे सर गियर पांचवा रखो जरा, कम चुक के रखो, बड़े स्पीकर चला के रखें जरा, तो उतनी तेज मैं अपनी गाड़ी को आगे लेके जाऊँ। आप स्लो करेंगे, पीछे से दरवाजा लॉक करेंगे, कभी कुछ करेंगे, शरारतें करेंगे, तो गाड़ी की स्पीड स्लो हो। समझ आ रही है ना? तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको हम साथ साथ पास पेपर इन सारी चीजों को करते जाएं ताकि हमारा सफर टाइम पे कंप्लीट हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज। यार ये रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी इसकी? अच्छा।